एजे एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम बात करें क्लास 9 साइंस से चैप्टर 2 रहेगा हमारा, और उसका जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो साथ साथ हम इसको स्टडी करते रहेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखिए इसमें लाइफ इज़ वाइडली बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर। ये माना जाता है कि जो लाइफ की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, वो वाटर से हुई है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, स्मॉल वाटर पूल से स्टार्ट हुई, स्मॉल वाटर बॉडी से स्टार्ट हुई है, जैसे पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गई, यहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई है, रेदर देन इन द ओशियन। तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो लाइफ की शुरुआत है वो स्मॉल वाटर बॉडी से स्टार्ट हुई है। अब इसका जो स्मॉल वाटर बॉडीज़ है उसका जो एग्जांपल है, जैसे हॉट स्प्रिंग के अंदर जो इस टाइप का एग्जांपल है जहाँ पर लाइफ का एग्जांपल हमें मिलता है, वो क्या है, वो जैसे हमने यहाँ पर पुगा वैली देखी। पुगा वैली कहाँ, लद्दाख के अंदर इंडिया है। इसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के आसपास है। लेकिन इसकी जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वो कोल्ड है। तो ये जो कंडीशन है, यानी कि जो ये पुगा वैली है इसकी जो कंडीशन है ये क्या है, दीज कंडीशन आर सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो। यानी कि ये जो कंडीशन थी ये 3.5 बिलियन ईयर एगो जो अर्थ की कंडीशन थे उससे मैच करती हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, अब ये जो हॉट स्प्रिंग है इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको वो क्या, मोस्टली थर्मोफिल्स क्या होती हैं, जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि वो क्या है, वो हीट वाले एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है, इसकी साइंटिफिक स्टडी किसने की, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलो साइंसेज लखनऊ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसकी साइंटिफिक स्टडी की है, और उन्होंने क्या पाया कि वहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। यानी कि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो वहाँ पर क्या है, बन रही थी उनके अराउंड। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर थी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखिए, प्रोटेक्ट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ठीक है, इनको हम किससे बचाती थी, एक तो हार्मफुल रेडिएशन से बचाती थी, और एक एक्सट्रीम कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर वगैरह है, तो जो ये एक्सट्रीम कंडीशन है इससे क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है मे हैव हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन द बैरियर ऑफ दैट डिफाइन ए सेल। और सबसे पहले क्या है, ये जो यूज़ है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी सेल की जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी उसके अंदर बनने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो इसके अंदर हमने ये जो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो लाइफ है, लाइफ की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, वो वाटर से मानी जाती है, और ओशियंस वगैरह से इसकी जो है लाइफ की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो लाइफ की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, स्मॉल वाटर बॉडीज से हुई है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए। अब इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, हॉट स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो पुगा वैली लिया गया है, लद्दाख के अंदर है। इसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर है, और इसकी जो क्लाइमेट है वो क्या है, कोल्ड है। अब ये जो कंडीशन है ये किससे मैच करती है, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ की कंडीशन से उससे मैच करती है। अब यहाँ पर 3.5 बिलियन ईयर एगो क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, हॉट स्प्रिंग के अंदर जो जनरेट हुए उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोफिल्स, यानी हीट लविंग बैक्टीरिया से जीवन की शुरुआत, लाइफ की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद इसकी साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी कौन करता है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलो साइंस लखनऊ, वहाँ के साइंटिस्ट इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और वो क्या पाते हैं कि वहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो वहाँ पे बनी हुई थी। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो क्या काम आती है कि वो एक तो जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनको हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के काम आती है, दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के काम आती है, और दूसरा क्या करता है कि ये जो सेल की जो अर्ली मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन थी उसमें ये हेल्प करती है। तो ये सब हमने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है। उसके बाद आता हमारा सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, द सेल इज़ द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। यानी कि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने होते हैं, और जो सेल है वो क्या है, बेसिक लेवल है, सबसे बेसिक यूनिट है जिस पे जो लाइफ है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है।
अब सेल के बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं। अब अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि वन सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और मल्टी सेलुलर के अंदर क्या आता है, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे प्लांट हो गया, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सेल है, सेल से क्या है बनता है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जब सेल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, तो उससे क्या बनता है, उससे एक टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनेंगे, डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन, उससे क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेसल पोर होते हैं, नेसल कैविटी आती है, ट्रैकिया आती है, लंग्स आते हैं, ये सब क्या हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल है, देखिए, इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, सेल से ये सारी चीज़ें बन गई, लेकिन जो सेल है वो क्या है, वो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो क्या है, हाउ डू सच टिनी सेल परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटी, ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं ये इतनी सारी एक्टिविटी कैसे कर पाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के जो कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट है, वो कौन से हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। डू सेल लिव फॉर एवर और दे डाई, ये क्या सेल हमेशा ज़िंदा रहते हैं या वो मर जाते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। तो हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सेल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा 2.1 है हाउ टू स्टडी सेल, की हम जो सेल है उनकी स्टडी कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है लिमिट ऑफ ह्यूमन आई। अब ये देखिए, इसके अंदर एक वर्ड आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, एबिलिटी टू सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास बिल्कुल क्लोज लाई कर रहे हैं तो उनको हम सेपरेट देखने की जो एबिलिटी है, पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल पास लाई करते हैं तो इसका मतलब अगर हम इनको सेपरेट देख पा रहे हैं तो इसका मतलब रिजोल्यूशन है वो। तो ह्यूमन आई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 0.1 mm, यानी कि अगर ये जो दो ऑब्जेक्ट है इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है तो हमारी जो ह्यूमन आई है उनको सेपरेट देख पाती है। अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं देख पाएंगे। तो 2 पॉइंट क्लोजर देन 0.1 mm अपीयर एज सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर डिस्टेंस इससे छोटा हो जाएगा, यानी कि इनके बीच का सेपरेशन अगर इससे छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये हम सेपरेट नहीं देख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये एक दूसरे में मर्ज दिखेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इसका मतलब जो ह्यूमन आई है उसकी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो कितनी होती है, वो 0.1 mm की होती है। और जो नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई है वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर के बाद हम बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। और जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी हमारी ह्यूमन आई की वो होगी 0.1 mm। तो ये मिनिमम सेपरेशन है, अगर ऑब्जेक्ट के बीच में इतना डिस्टेंस है तो हम उसको सेपरेट देख पाएंगे, अदरवाइज हम उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट देखेंगे, मर्ज देखेंगे एक दूसरे में। वाई सेल कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, अब जो है सेल को हम डायरेक्टली सीन क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं देख पाते। देखिए, सेल्स आर यूजुअली टू स्मॉलियर, सेल क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर से
लेस देन 0.1 मिलीमीटर होता है। तो ये क्या है, ये कैन नॉट बी सीन विद अनएडिड आई, यानी कि हम बिल्कुल अपनी आँखों से उसको नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो 0.1 mm है, और जो सेल का साइज़ है वो इससे भी छोटा होता है। तो इसका मतलब हम इनको विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख पाएंगे। तो हम इसको सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो थर्ड जो है हमारे पास इसके अंदर वो है यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज यूज्ड। माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, या तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करेंगे। इसके जो माइक्रोस्कोप होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या होता है नियर द ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारा आई पीस, ये क्या होता है नियर द आई। मेक द ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर, मैग्निफिकेंट एंड क्लियर रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये माइक्रोस्कोप का जो बेसिक फॉर्मेशन है वो दिखाई गई है। यहाँ पर एक लेंस ये वाला है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाएगा। दूसरा जो आई लेंस या आई पीस बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है आई के पास होता है। तो ये बेसिक फॉर्मेशन है जो माइक्रोस्कोप की होती है। उसके बाद हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल, जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे, देखिए रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व सेल। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल को ऑब्जर्व किया। ही यूज्ड ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप 200 to 300x मैग्नीफिकेशन, यानी कि उन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था तो उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी 200 to 300x, यानी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता था। तो जो माइक्रोस्कोप थी उसकी मैग्नीफिकेशन ये थी। और उन्होंने क्या देखा था कि ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सा स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको क्या दिखा, इस टाइप के ये यहाँ पर कंपार्टमेंट बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर नज़र आया, और उन्होंने ये जो बॉक्स थे उसको क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल को देखा था, और उन्होंने किससे देखा, अपने माइक्रोस्कोप से देखा, और उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी 200 से 300x की मैग्नीफिकेशन थी। और उन्होंने ये जो किया था, ये क्या है कोर के अंदर ये जो सेल है इसको ऑब्जर्व किया था, और उसको बॉक्स लाइक जैसा स्ट्रक्चर नज़र आया था, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेल। तो यहाँ पर जो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी वो कैसे थे, वो डेड सेल थे। यहाँ पर डेड सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब हमने माइक्रोस्कोप की बात की है, तो जो माइक्रोस्कोप हैं कुछ लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारी स्कूल लेबोरेटरी के अंदर यूज किए जाते हैं। अब देखिए उनके क्या होता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि उनकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो 10x से लेकर 40x तक हो सकती है, यानी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा करके दिखा सकते हैं। एंड गिव बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर में क्या करते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। शो ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक बड़ी इमेज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा बेसिक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है माइक्रोस्कोप का। तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर ये क्या होता है हमारा आई पीस होता है, यानी कि आई लेंस होता है जिसके अंदर से हम देखते हैं। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जहाँ से जिसके पास हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और बाकी इसकी फॉर्मेशन है ये, यहाँ पर ये मिरर है, यहाँ से लाइट डालेंगे और यहाँ पर ये स्लाइड रखेंगे। तो ये सब यहाँ पर हमारा बेसिक अरेंजमेंट है माइक्रोस्कोप का। अब बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.1 लेट एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो साइज़ है उसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक ए ट्रांसपेरेंट रूरल मार्किंग, यानी कि हमने एक स्केल लेना है जिसके ऊपर मिलीमीटर की जो मार्किंग है वो हो। प्लेस इट ऑन द स्टेज, फोकस एंड मेजर द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू इन मिलीमीटर। हमने क्या करना, माइक्रोस्कोप का जो सर्कुलर फील्ड है, जो आईपीस के अंदर से हमें सर्कुलर फील्ड दिखेगा वो है, उसका हमने क्या मेज़र करना है, ये वाला डायमीटर मेज़र कर लेना है d। कन्वर्ट मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो डायमीटर हमें नज़र आएगा उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसकी हेल्प से 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या मानना कि हमने डायमीटर को 5 mm मान लिया, तो इसका मतलब माइक्रोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5000 हमारा माइक्रोमीटर हो गया। उसके बाद देखिए रिप्लेस रूलर विद ओनियन पील स्लाइड। उसके बाद क्या करना है, जो स्केल हमने रखा था उसको हमने यहाँ से हटा के एक ओनियन पील की स्लाइड रख देनी है। फोकस एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सेल आएंगे यहाँ पर ये हमें काउंट कर लेने हैं। उसके बाद एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल। उसके बाद ये जो फार्मूला है ये हमने लगाना है कि जो हमारा सेल का साइज़ है वो क्या होगा। ऊपर हम डायमीटर रखेंगे और नीचे नंबर ऑफ सेल्स रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया डायमीटर है 5 mm, तो ये माइक्रोमीटर में 5000 माइक्रोमीटर हो जाएगा। उसके बाद सेल्स इन अलोंग डायमीटर हम मान लिया कि हमें 25 सेल दिखे हैं, तो हमने क्या किया, 1 सेल्स जो एक सेल है उसका साइज़ निकालने के लिए 5000 को 25 से डिवाइड किया तो 200 माइक्रोमीटर ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल का साइज़ आ गया। तो इस तरीके से हम सेल का साइज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है, हेल्प अस टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर क्लियरली, यानी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को क्लियरली विजिबल करने के लिए हमें हेल्प करता है। एसेंशियल टूल फॉर स्टडिंग सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी टूल्स है। ओवर द ईयर माइक्रोस्कोप हैव इम्प्रूव्ड इन द 3 मेन फीचर्स, यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है माइक्रोस्कोप के अंदर भी क्या होती है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले रिजोल्यूशन, यानी कि जो अच्छे माइक्रोस्कोप हैं उनके अंदर क्लियरिटी ज़्यादा है, रिजोल्यूशन ज़्यादा है। कॉन्ट्रास्ट भी है, डिफरेंस इन ब्राइटनेस, यानी कि अच्छा ब्राइटनेस का रेशो भी हमें मिलता है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है। और मैग्नीफिकेशन भी जाती है, यानी कि जो इमेज है वो हमें बड़ी दिखाई देती है। तो जो अच्छे लेवल के माइक्रोस्कोप हैं उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें हैं जो ये इसके अंदर फैसिलिटी है वो हमें मिलती है। उसके बाद देखिए एडवांस माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं हम, 3D इमेज तक हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ये इमेज दिखाई गई है ये कोलोकैसिया लीफ की जो है इमेज है वो दिखाई गई है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमें देखी गई है वो दिखाई गई है। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमारी जो ह्यूमन आई है उसका जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 mm होता है। उसके बाद जो सेल है, जो सेल का साइज़ है वो 0.1 mm से कम होता है, तो इस वजह से सेल को हम सीधे नहीं देख सकते। तो सेल को अगर हम सीधे नहीं देख सकते तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर 2 बेसिक चीज़ें होती है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक हमारा आई पीस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस ये क्या करते हैं, ये अच्छी मैग्नीफिकेशन देते हैं, तो इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ा कि जो सेल है, सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। कैसा सेल था, ये डेड सेल था। उन्होंने क्या किया, अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया, उससे उन्होंने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया और उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी, 200 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई था। उन्होंने ये जो सेल देखे थे ये कोर्क में या बार्क ऑफ ट्री में देखे थे और उनको ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर नज़र आया और उन्होंने इसका क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। उसके बाद हमने लाइट माइक्रोस्कोप देखे जो हमारी स्कूल लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। इनकी जो मैग्नीफिकेशन होती है 10x से 40x होती है और ये बेटर रिजोल्यूशन देते हैं विजिबल लाइट के अंदर। और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ थी इसके अंदर की, यहाँ पर एक आई पीस होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो इसको बड़ा करके दिखाता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक्टिविटी हमने पढ़ी कि हमने सेल का साइज़ हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने डायमीटर को मेजर करना सीखा। जो हमें सर्कल दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर उसका हम डायमीटर मेजर करेंगे, ये वाला डी, ये यहाँ पर डी मेजर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर ओनियन जो पील है उसकी स्लाइड को रखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ सेल है उसको काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेल हमने माने कि मान लिया 25 है और डायमीटर को हमने 5 mm माना, तो यहाँ से हमने ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगाया, तो इससे हमने जो सेल का साइज़ कैलकुलेट किया वो हमारे पास 200 माइक्रोमीटर आता है। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो इम्पोर्टेंस है माइक्रोस्कोप की वो क्या है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है माइक्रोस्कोप की वो क्या है, बेटर रिजोल्यूशन, हमें क्लियरिटी अच्छी मिलती है, अच्छी ब्राइटनेस मिलती है। और जो मैग्नीफिकेशन है यानी कि हमें क्या मिलता है कि ज़्यादा बड़ी इमेज मिलती है। तो आगे हम और भी एडवांस माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिसमें हमारा 3D इमेज है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक अच्छा माइक्रोस्कोप
डिज़ाइन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, वो 3D इमेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है हमारा वो है 2.2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारा जो सबसे फर्स्ट है वो है सेल इंटरेक्शन, कि सेल है वो कैसे इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। देखिए, सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन बनते और ऑर्गन क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो उनका होता है वो करते हैं। सेल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग, वो क्या करते हैं, सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो सराउंडिंग है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस अकर एट द सेल बाउंड्री, यानी कि सेल की जो बाउंड्री होती है वहाँ से क्या होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, लेना देना जो होगा, आदान प्रदान जो होगा वो वहाँ से ही होगा। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन है उसको साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे ये सेल हो गया, सेल के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये इधर हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये जो बाउंड्री होगी ये सेल बाउंड्री हो गई। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सब्सटेंस बाहर से अंदर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे, तो सारा का सारा इंटरेक्शन इस सेल बाउंड्री से होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ से क्या होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमारे पास 2.2.1 सेल मेम्ब्रेन है और द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। देखिए, द थिन बाउंड्री अराउंड द सेल, जो सेल हो गया, सेल के अराउंड जो हमारी थिन बाउंड्री है, ये जो थिन बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट सेल कंटेंट एंड गिव इंडिविजुअलिटी टू द सेल। ये क्या करती है, जो सेल के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखेगी और सेल को बिल्कुल अलग रखने में भी हेल्प करती है। और क्या प्रॉपर्टी इसकी, देखिए ये जो मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि अलाउ सम सब्सटेंस इन एंड आउट ब्लॉक अदर। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देगी, कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने देगी, बाकी जो काम की चीज़ें नहीं है उनको ना तो अंदर जाने देगी और ना ही बाहर आने देगी। तो इस तरीके से ये क्या करती है, उनको ब्लॉक कर लेती है। जो काम की चीज़ें होंगी उनको क्या करेगी, इन एंड आउट, यानी अंदर और बाहर जाने देगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इन एल्वोली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि एल्वोली जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये हमारा सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें बाहर से अंदर जाएंगी, अंदर से चीज़ें बाहर जाएंगी। जो ये सिलेक्ट करेगी वही चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, बाकी कहीं नहीं जाएंगी। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या है, एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर ऐसे ही सेल होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन यहाँ से सेल के अंदर आ जाती है और जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर होती है वो यहाँ से बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से गैसेज का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन का, वो हमारा किस टाइप का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें देखिए, इसमें है जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एक्सट्रीमली थिन होती है, यानी 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो साइज़ बताया गया है वो 7 to 10 नैनोमीटर थिक है।
मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होगी। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है, यानी लिपिड की वहाँ पर 2 लेयर होती हैं। ये होगी 2 लेयर होगी, यहाँ पर 2 लेयर होगी, यहाँ पर लिपिड्स की 2 लेयर होंगी। एक होती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होगी, वाटर लविंग हेड स्पेस टुवार्ड्स आउटवर्ड्स, यानी कि ये क्या होगा, ये वाटर के कांटेक्ट में रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। और दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक, ये क्या होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, ठीक है, ये वाटर से दूर रहेगी। अब देखिए, मोलिक्यूल कैन मूव साइडवे, फ्लिप एंड रोटेट, मेम्ब्रेन इज फ्लूइड। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये किस टाइप की होती है, एक फ्लूइड की टाइप में होती है, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। प्रोटीन एक्ट एज गेट कीपर्स टू हेल्प सब्सटेंस टू पास थ्रू, यानी कि अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गेट कीपर का काम करते हैं। गेट कीपर का काम क्या होता है कि किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, ठीक है। तो वो जो भी सब्सटेंस होंगे वो किसकी हेल्प से अंदर और बाहर होंगे, वो प्रोटीन्स की हेल्प से अंदर और बाहर होंगे। अरेंज लाइक ए टाइल्स इन ए मोज़ेक, यानी मोज़ेक के अंदर जैसे टाइल्स का अरेंजमेंट होता है तो इस टाइप का ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन है, इसका एक हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी कि ये जो एंड है यहाँ पर ये क्या होता है, ये यहाँ पर वाटर लविंग होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल है यहाँ पर, ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर वाटर रिपेलिंग होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक और लेयर आती है सेल के बाहर, वो क्या होती है, वो सेल वॉल बोलते हैं। यानी सेल वॉल, जैसे हमने सेल पढ़ा, सेल के ये हमारा सेल हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक ही नाम है। इसके बाहर एक और लेयर होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये देखिए किसके अंदर पाई जाती है, प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, ये एक एडिशनल लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक और एडिशनल लेयर हमें मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। ये क्या करती है, ये शेप को, प्रोटेक्ट को और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। यानी सेल को ये क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करेगी, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, ये अब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर ये जो लेयर है ये क्या होगी, ये अब्सेंट होगी। उसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब हमने जो सेल है वो पढ़ लिया। सेल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर से क्या होते हैं, सब्सटेंस इन एंड आउट मूव करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। अब जो सब्सटेंस है उसका जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है, एक तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास डिफ्यूजन। देखिए ये क्या होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि जब पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाई से लो कंसंट्रेशन पे फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डज नॉट रिक्वायर्ड ए मेम्ब्रेन, इसके लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती, एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। देखिए जैसे यहाँ पर ये हमने एक बॉक्स लिया है, इसके अंदर क्या हुआ, हमने बीच में एक मेम्ब्रेन बनाई है। बीच में हमने एक मेम्ब्रेन बनाई, यहाँ पर कुछ पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं यहाँ पर, अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ये पार्टिकल इधर लेफ़्ट वाले पोर्शन में यहाँ पर ये पार्टिकल ज़्यादा हैं, राइट में कम है। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, कि जब पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिफ्यूज़न की हेल्प से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। कंसंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल, एक तरफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर इधर जो ये पार्टिकल हैं ये ज़्यादा हैं, तो ये पार्टिकल क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर मूव करना स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूज़न बोल लेंगे।
उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस है वो क्या है हमारी ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर देखिए डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जब मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर डिफ्यूज़ करता है, यानी कि अगर यहाँ पर एक बॉक्स ले लो और ये मेम्ब्रेन हो गई हमारी, और वाटर जो है यहाँ पर ज़्यादा है और वाटर यहाँ से इधर आ रहा है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। देखिए फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन मोर वाटर लेस सोल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेस वाटर और मोर सोल्यूट, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जहाँ पर हम वाटर की अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से वाटर फ्लो के लो वाटर कंसनट्रेशन पे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है, देखिए अकर्स इन प्लांट्स के अंदर होता है। वाटर एंटर रूट सेल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल्स के अंदर क्या होते हैं, देखिए जैसे ये हमारी एक रूट्स का एग्जांपल ले लिया, तो अंदर वाटर की कमी है, बाहर वाटर ज़्यादा है, तो अंदर से क्या हुआ ओस्मोसिस की हेल्प से वाटर क्या हो जाएगा, रूट्स के अंदर चला जाएगा, जड़ों के अंदर पानी चला जाएगा, तो ये क्या है, ये ओस्मोसिस है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो सेल के अंदर फ्लो करता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसको एक्टिविटी 2.2 नाम दिया गया है। लेट अस एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको पोटैटो एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। इसके अंदर देखिए कट ए पोटैटो इनटू इक्वल पीसीस, 2 इक्वल पीस में हमने क्या किया है, इस पोटैटो को कट किया है। मेज़र एंड रिकॉर्ड इनिशियल वेट, उसके बाद हमने क्या किया है, दोनों पोटैटो को जो कट किया है उसका हमने इनिशियल वेट को मेज़र करना है। पुट 1 पीस ऑफ बीकर ए इन प्लेन वाटर, यानी कि ए जो है, यानी कि ये जो बीकर ए है इसके अंदर हमने क्या किया है, प्लेन वाटर लिया, इसके अंदर एक पीस को पुट कर देना, रख देना है। पुट अदर पीस इन बीकर बी 20% साल्ट और शुगर सॉल्यूशन, उसके बाद क्या करना, दूसरा जो पीस है उसके अंदर हमने बीकर बी में इसको रख देना और इसके अंदर क्या है, साल्ट और शुगर सॉल्यूशन 20% है। लीव अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन हावर, कम से कम 1 घंटे के लिए हमने क्या करना है, इसको अनडिस्टर्ब रख देना, ऐसे ही छोड़ देना है। मेजर एंड रिकॉर्ड फाइनल वेट, उसके बाद हमने क्या करना है, फाइनल वेट को मेज़र करना है और कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेट, और उसके बाद हमें जो डिफरेंस नज़र आएगा उसको हमने क्या करना है, उसको हमें मेज़र करना है। तो इसके जो ऑब्जर्वेशन हमें नज़र आएंगे, देखिए बीकर ए के अंदर क्या होगा, पोटैटो पीस स्वेल अप, यानी कि जो बीकर ए के अंदर हमने यहाँ पर जो ये पोटैटो का पीस लिया था ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप, फूल जाएगा। और जो बीकर बी है उसके अंदर क्या होगा, पोटैटो पीस श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो वेट डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व पता लग रहा है, यहाँ से हमें ऑब्जर्व पता लग रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट बट नॉट शुगर और साल्ट मॉलिक्यूल, यानी कि इससे हमें पता लग रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसने सिर्फ वाटर को तो अंदर और बाहर जाने दिया है, लेकिन जो शुगर है और या साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट मॉलिक्यूल है, उनको वो ब्लॉक करेगा, उनको वो अंदर नहीं जाने दे रहे। तो इसके बेस पे हमने देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन सेल, यानी कि जो सेल है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो देखिए। सबसे पहले होता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिया, जैसे हमने यहाँ पर एक्टिविटी की है उसके बेस पे हमने सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनाए हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, एक होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज इक्वल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम, यानी कि सेल के बाहर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उतनी ही सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है। तो इसमें क्या होता है, ना तो सेल स्वेलअप होता है और ना ही श्रिंक होता है, सेल का साइज है वो सेम रहता है, यानी सोल्यूट की बाहर जितनी कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही सेल के अंदर कंसंट्रेशन है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक के अंदर देखिए क्या होगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, यानी कि सेल के बाहर का जो मीडियम है उसके लेस देन है सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रा सेलुलर मीडियम, यानी कि सेल के बाहर जो होगी वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और अंदर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा देखिए ये जैसे सेल हो गया, बाहर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो बाहर ज़्यादा वाटर है यानी डाइल्यूट है, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, अंदर जो है वाटर कम है, तो बाहर से वाटर क्या होगा, अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो जब बाहर से वाटर अंदर आएगा तो ये जो सेल है इसका क्या होगा, साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल स्वेलअप हो जाएगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें बाहर जो कंसंट्रेशन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है उसके अंदर सोल्यूट कम है लेकिन मोर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जो दूसरा है हमारा वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम के अंदर वो क्या है, वो ज़्यादा है सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम। तो इससे क्या होगा, इससे बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, यानी कि बाहर वाटर कम है, यहाँ पर बाहर वाटर कम है, अंदर वाटर ज़्यादा। तो यहाँ से क्या होगा, जो अंदर से जो वाटर है वो क्या होगा, वो हमारा बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा सेल से। तो उससे क्या हो जाएगा, जो सेल है वो हमारा श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक जिसके अंदर कंसंट्रेशन सोल्यूट की इक्वल होती है सेल के बाहर और सेल के अंदर। एक होता है हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन बाहर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। तो वाटर क्या होता है, सेल के अंदर फ्लो होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो उससे क्या होता है, सेल स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। और तीसरा जो होता है हाइपरटोनिक, इसमें क्या होता है, बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा, तो अंदर से पानी होगा वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे जो सेल होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन ऑन सेल, यानी कि शुगर सॉल्यूशन है उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। एट 20% शुगर सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर हाफ एन हावर। तो उसके बाद क्या करना है, हमने हाफ एन हावर के बाद हमने सेल को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है, बाहर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर ये जैसे सेल हो गया, और यहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या शुगर सॉल्यूशन है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर कम अमाउंट में है, और अंदर क्या, अंदर वाटर ज़्यादा अमाउंट में, तो अंदर से वाटर क्या होगा, बाहर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल हो गए वो क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे। अब जब हम इनको शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा तो हमने ये देखा है कि जो अंदर का कंटेंट है, यानी जो सेल वॉल है, बाउंड्री है, वो क्या रहती है, वो तो सेम रहती है, लेकिन जो इनर कंटेंट है वो क्या होता है, वो श्रिंक होता है। तो उसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, यानी जब सेल का इनर कंटेंट है वो बाहर निकलेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, उसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। लेकिन जो सेल वॉल है या बाउंड्री है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल अपनी फिक्स जगह पे रहती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो जो सेल होता है वो क्या होता है, वो कम्प्लीटली श्रिंक होता है। यहाँ से जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है कि जो प्लांट सेल वॉल मेंटेन शेप, जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है वो क्या करके रखती है, वो शेप को मेंटेन करके रखती है, एंड प्रोटेक्ट द सेल, और सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओनली इनर कंटेंट, जो अंदर का कंटेंट है सिर्फ वही श्रिंक होता है। तो यहाँ से जो हमने की पॉइंट पढ़े हैं वो हमने पढ़े, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ओस्मोसिस क्या होता है, जब वाटर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है तो उसको ओस्मोसिस बोलते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है जिसमें एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। तो जिसकी प्रोटीन की हेल्प से जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, वो सेल वॉल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ाई, किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, और प्लांट सेल के अंदर रेगुलर और एनिमल सेल के अंदर इरेगुलर है। तो ये सब हमने यहाँ पर इस पार्ट में पढ़ा है, बाकी का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।